है। हम लोग अभी पिछला जितना भी पढ़े, हम लोग ट्रेड फाइनेंस के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग देख चुके हैं कि ट्रेड फाइनेंस क्या होता है, ट्रेड फाइनेंस कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन सा पार्टी होता है और क्या क्या चीज़ मूवमेंट होता है। एक बेसिक हम लोग ब्रीफ ले लेते हैं, ठीक है, कि ट्रेड फाइनेंस में क्या है। ट्रेड फाइनेंस का सिंपल सा मतलब ट्रेड को फाइनेंस करना, ठीक है। ट्रेड मतलब क्या हो गया, दो पार्टी के बीच में कुछ एग्रीमेंट होना, कुछ परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ सर्विसेज, ये दोनों का एग्रीमेंट होना, ठीक है। तो परचेज क्या करेगा, गुड्स करेगा या सर्विसेज करेगा। सेल क्या करेगा, गुड्स करेगा या कुछ सर्विसेज करेगा। तो ये दोनों के बीच में क्या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होगा कि किस तरीके से मटेरियल का सप्लाई होगा, कौन सा टर्म्स में सप्लाई होगा, ठीक है। और जो सप्लाई कर रहा है उसको कौन सा टर्म में पेमेंट रिसीव होगा, वो किस टर्म में एक्सेप्ट करेगा, कितना क्वांटिटी करेगा, कितना टर्म का कुछ क्रेडिट देगा, ठीक है, या तो एडवांस करेगा या फिर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट करेगा या कलेक्शन करेगा या फिर जैसे भी करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये लोग ट्रेड फाइनेंस के अंदर में जाएगा। अभी ट्रेड फाइनेंस का बेसिक में हम लोग देखे थे 4 तरीके का मेथड्स ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है। तो 4 तरीके का नाम बताओ। सबसे पहला होता है एडवांस, ठीक है। दूसरा होता है ओपन अकाउंट। तीसरा होता है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, डीसी, ठीक है। और तीसरा डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, डीएलसी, ठीक है। तो ये 4 तरीके का मेथड्स ऑफ पेमेंट होता है जो हम लोग देख चुके हैं। एक लाइन में खाली हम बताएंगे। एडवांस मतलब क्या हुआ, सप्लाई ऑफ मटेरियल, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के पहले पैसा लेना। ओपन अकाउंट जस्ट उसका अपोजिट, पहले गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया उसके बाद में पैसा ले रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में क्या होगा, बैंक का रोल इसके अंदर में घुस गया कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होगा वो सप्लाई करेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट का मूवमेंट होगा वो बैंक के थ्रू होगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट का मूवमेंट बैंक के थ्रू और उसका पेमेंट होगा इसके थ्रू, ठीक है। बैंक का कोई लायबिलिटी नहीं, बैंक का कोई ऑब्लिगेशन नहीं, बैंक सिर्फ एज ए एजेंट काम कर रहा है। अब इसी के आगे आ जाओ, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में बैंक का गारंटी ऐड हो गया। क्या ऐड होता है, बैंक का गारंटी फॉर पेमेंट। तो भाई तुम जो है जिस टर्म्स कंडीशन में बराबर से मटेरियल सप्लाई किए और उसका बराबर पेपर बनाए तो बैंक तुमको पैसा देगा, यानी कि फाइनेंस करेगा, ठीक है। ये होता है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसमें 2 तरीके से ट्रेड फाइनेंस में क्या क्या डील होगा, गुड्स का डील होगा, ठीक है, और इसका पेमेंट होगा। ये 2 ही चीज होगा, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज। एक बंदा इसको सप्लाई करेगा और उसके लिए पेमेंट मांगेगा, ये 2 चीज। अब ये दोनों में किसका किसका क्या रोल होता है। अब गुड्स एंड सर्विसेज में किसका रोल होगा, बायर जो बाई कर रहा है और जो सेल कर रहा है, ये दोनों का होगा रोल गुड्स का, इसके लिए गुड्स का मूवमेंट के लिए, गुड्स के टर्म्स कंडीशन जो बनाने के लिए। अब यहाँ पे जब पेमेंट आता है तो पेमेंट में भी ये दोनों रहेगा, लेकिन पेमेंट का इसमें क्या, बैंक का रोल इसमें ऐड हो जाता है, बैंक, ठीक है, क्योंकि जब भी पेमेंट करेगा तो पेमेंट बैंक के थ्रू ही होगा, किसी और के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। तो ये पेमेंट में बैंक ऐड होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक जब भी ऐड होता है तो बैंक क्या क्या काम करता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट जिस तरीके से मटेरियल का मूवमेंट कर रहा है उसका जो पेपर बनाएगा वो पेपर का बैंक बराबर से चेक करता है। बैंक कोई गुड्स में मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बैंक कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बैंक पेपर देखेगा कि जिस तरीके से मूवमेंट हुआ है, जिस तरीके से मटेरियल मूव हो रहा है, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सब मूवमेंट हो रहा है उसका पेपर बराबर है या नहीं है। अगर उसका पेपर बराबर है बैंक बोलेगा ठीक है, अगर पेपर बराबर नहीं है बैंक सीधा रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये होता है काम। तो हमारा मेन काम यहाँ पे क्या होगा, गुड्स का मूवमेंट का काम और पेमेंट का, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी हम लोग गुड्स में देखते हैं, गुड्स में ये क्या क्या पेपर बनता है। गुड्स जब ये बनाएगा, ठीक है, जब भी कोई भी गुड्स बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा और सेल करेगा तो उस चीज में क्या क्या डॉक्यूमेंट मेन पार्ट्स होता है, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट पार्ट हो सकता है, पहला इनवॉइस हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, नहीं, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल।
अब यहाँ पे एक चीज़ है जो तुम लोगों ने बोला, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री, ये रेगुलेटरी चीज़ है। अभी जब भी कोई भी मटेरियल गुड्स ये कर रहा है, परचेज और बाई कर रहा है, तो गुड्स का मूवमेंट होगा एक जगह से, प्लेस ए से प्लेस बी तक गुड्स का मूवमेंट होगा। अब ये प्लेस ए और ये प्लेस बी विद इन एक ही कंट्री हो सकता है, मान लो इंडिया विद इन है। अब ये इंटरनेशनल भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि अदर कंट्री भी हो सकता है, ठीक है। अब विद इन इंडिया हो गया तो इसको क्या बोल दिया, डोमेस्टिक, और इसी को बोलते हैं इनलैंड, ठीक है। अब इनलैंड, इसमें अब कितने तरीके के मोड ऑफ हो सकते हैं, रोड हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, ठीक है, एयर भी हो सकता है, और रोड बोला ना, दूसरा बाई सी भी हो सकता है। अब बाई सी होगा तो उसको इनलैंड वाटर वे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अभी जैसे मान लो किसी को है विशाखापत्तनम से भेजना है बंगाल, विशाखापत्तनम से बंगाल, वो बाई रोड भी जा सकता है, बाई एयर भी जा सकता है, लेकिन अगर उसको सस्ता पड़ेगा कि भाई विशाखापत्तनम पोर्ट से बंगाल के खाड़ी का जो पोर्ट है वहां पे पहुंचा दे, तो अगर उसको सस्ता पड़ता है तो क्यों नहीं भेजेगा। अगर किसी का माल बहुत बड़ा है, 10, 15, 20 कंटेनर है, तो कभी भी ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो क्या होता है, एक एक ट्रक एक एक कंटेनर लेके जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। ट्रेन से जाएगा तो एक ही ट्रेन में 4-5 कंटेनर आ जाएगा, उससे कॉस्ट कम होगा। अब सी में हो सकता है कि उससे भी कॉस्ट कम हो। तब ये कॉस्ट मैनेज करना, कॉस्ट इफेक्ट करना, ये कौन देखेगा, जो मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो, उसका सबसे पहला रोल क्या होता है कि हम जो मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं कि मेरे को कम कॉस्ट में सप्लाई करना पड़े और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि भाई जो पार्टी खरीद रहा है वो बोलेगा कि हमको भाई अगला दिन मटेरियल चाहिए, हमको जल्दी चाहिए, क्या करेगा, कॉस्ट बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा, भैया हमको एयर से भेजेगा, एयर से भेजेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा ना, एयर फ्रेट का कॉस्ट। अब बोलेगा ठीक है कि भाई हमको 1 हफ्ता में चलेगा, क्या करेगा, भाई ट्रेन से भेज देगा। बोले ठीक है हमको मटेरियल का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, विद इन 1 मंथ में रहा है, हम उसके लिए पहले से रेडी कर रहे हैं, तो तुम हमको उसमें सब रेडी कर लिया और बोला कि हमको 1 महीने तक हमको पहुंचा दो, क्या करेगा, सी से जाएगा। अब उसमें क्या होगा, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट वो क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा कि भाई हमको थोड़ा सा लेट चाहिए तो हमको थोड़ा कम प्राइस में दो। अब कम प्राइस में वो कैसे करेगा, कम प्राइस में तो वो देगा, लेकिन वो अपना कहीं पे कॉस्ट बचाएगा ना। तो ये बहुत सारा फैक्टर होता है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। अब फैक्टर क्या क्या फैक्टर सब होता है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है, ये सबसे बड़ा चीज होता है। कोई भी बंदा सेल परचेज करता है तो सबसे पहले रिस्क असेस करता है। भाई हम मटेरियल अगर सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको उसका पैसा आएगा या नहीं आएगा, हम किसको बेच रहे हैं, वो उस पार्टी का क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, सब देखेगा कि नहीं देखेगा। अब ये सब देखने का तरीका क्या है, अगर विद इन इंडिया है, डोमेस्टिक है, तो क्या करेगा, गवर्नमेंट का पोर्टल में चेक कर लेगा, या जिस बैंक के साथ डील करेगा उस बैंक को बोलेगा मेरे को ये दो, रिपोर्ट दो, ठीक है। कभी भी बैंक में काम करोगे तो देखोगे कि जब डोमेस्टिक में करता है तो क्रेडिट रिपोर्ट एक मांगता है, ठीक है, जनरली डोमेस्टिक में मांगता है। जब भी डोमेस्टिक एलसी खोलेगा, डोमेस्टिक बैंक गारंटी खोलेगा तो बोलेगा कि मेरे को क्रेडिट रिपोर्ट दो, 1 पेज या 2 पेज का, वो बना के देता है कि भाई ये डिटेल है, इतना ये कंपनी का ये पोजीशन है, ये स्टैंड रिकॉर्ड है, ये सारा हम फैसिलिटी देते हैं, ये सारा चीज़ देता है, उसका 10-15 लाइन का होता है। अभी जैसे जब तुम देखोगे, जब इंटरनेशनल में जाते हैं हम लोग, तो इंटरनेशनल में जाते हैं तो हम लोग इंटरनेशनल में क्या देखते हैं, डीएनबी रिपोर्ट देखते हैं, और बहुत सारा रिपोर्ट होता है, इकरा रिपोर्ट नहीं, मीरा रिपोर्ट होता है, ठीक है, रूबिक्स रिपोर्ट होता है आजकल जो आता है वो देखता है, ऐसे 4-5 रिपोर्ट, बहुत सारा रिपोर्ट होता है। फोर्ब्स का लिस्ट में देखता है कि भाई ये जो कंपनी जैसे हम खरीद रहे हैं वो फोर्ब्स का जो है बड़ा कंपनी उसमें है कि नहीं है, फोर्ब्स 500 लिस्ट होता है, एशिया में एशिया वीक 1000 लिस्ट होता है, तो ऐसे सब में लिस्ट होता है। अब वो सब लिस्ट जो बनता है वो सब लिस्ट में कौन कौन सा कंपनी आएगा, टाटा जैसा आएगा, जो जिसका कि भाई इतना टू बिग टू फेल, इतना बड़ा कंपनी की फेल नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैसे वैसे कंपनी आता है, वैसे वैसे कंपनी के साथ डील कोई भी करेगा
तो उसको पता है कि भाई इतना कंपनी इतना बड़ा इतना लॉन्ग टर्म से चल रहा है, इस कंपनी ऐसा नहीं कर सकता, उसको अपना भी तो ब्रांड वैल्यू है, तो ये सब रिस्क एसोसिएट करता है। अब दूसरा देखता है कि भाई जब ये कंपनी है तो ये कंपनी कौन सा ज्योग्राफी में है, ठीक है। अब कौन सा, मान लो केनिया से डील कर रहा है, क्या बोलेगा, अच्छा केनिया खुद एक गरीब है, उसको माल बेचेंगे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। अब भाई वो बोलेगा यूएस से करेगा, यूके से करेगा, यूरोपियन से करेगा, तो क्या करेगा भाई, वहाँ पे वैसा सिस्टम है, उस तरीके का उन्होंने अपना इकोनॉमी बना के रखा है, वहाँ का तुम्हारा सिस्टम सपोर्ट है, वहाँ का पार्टी जो है सब रेगुलेटेड है सही तरीके से, फाइनेंशियल चीज़ अच्छा है, तो वो सब वो देखेगा सब। अब ऐसा भी जरूरी नहीं कि यूएस में पार्टी बैठा है तो सब अच्छे है, सब अच्छा ही ऐसा जरूरी नहीं है ना, सब कोई टाटा बिरला तो नहीं हो सकता, नया नया कंपनी हजारों खुलते रहता है, ठीक है। तो ये सब में सब देखता है कि भाई उसके साथ में सब डील करता है कि वो कैसा है नहीं है, सब बड़े बड़े लोग बैठते हैं डिसीजन लेते हैं, जो कंपनी का लोग होता है, नहीं होता है तो थर्ड पार्टी से सब ओपिनियन लेता है कि कैसा है क्या है नहीं है, तब जाके सब चीज़ में घुसता है। अब इस में क्या क्या रिस्क होगा, कंट्री रिस्क होगा, ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क होगा कि भाई वो कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं। भाई बांग्लादेश में देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खराब हो गया, श्रीलंका में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खराब हो गया। अब वहाँ पे तुम सोचो कि तुम अगर ऐसा कंपनी हो तो तुम वहाँ पे डील करने के पहले क्या करोगे, असेस करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है कि नहीं। अब वहाँ का इकोनॉमी देखेगा कि इकोनॉमी बराबर है कि नहीं है, ठीक है, वो कंट्री का पोजीशन क्या है, पोजीशन इन द सेंस क्या है कि उसका पैसे लिया तो देने का क्या है, उस तरीके से पूरा रिपोर्ट बनता है, कंट्री का रेटिंग क्या है, ठीक है। तो ये सब करके सब रिस्क होता है ये सब देखने का। अब वो कंपनी का जैसे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व कितना गिर गया है, बहुत गिर गया है। कोई भी आदमी बड़ा डील, मान लो उसका फॉरेक्स रिजर्व का 17-18 बिलियन डॉलर है, अब कोई जाएगा बड़ा कंपनी 4-5 बिलियन डॉलर का डील करेगा, तो वो करने के पहले 1000 बार सोचेगा कि भाई करे नहीं करे, दे पाएगा नहीं दे पाएगा, कैसा है नहीं है। तो इसी तरीके से हर एक कंट्री का अपना देखता है कि वो उस लायक है या नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क असेस होता है। तो हम लोग यहाँ पे थे, विद इन इंडिया है तो डोमेस्टिक, अगर आउटसाइड इंडिया हो गया तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, यही हम लोग बोलते हैं ट्रेड फाइनेंस में, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस बोल देता है। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग देख रहे थे, बीएल इनवॉइस, बीएल एयर बिल बनेगा जनरल डॉक्यूमेंट, तीसरा बन जाएगा पीएल पैकिंग लिस्ट, ठीक है, पांचवा बन जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, पैकिंग लिस्ट, ठीक है। अब इसमें और भी चीज होता है भाई, हमको इंस्पेक्शन रिपोर्ट दो, थर्ड एजेंसी का इंस्पेक्शन रिपोर्ट कैसा है क्या नहीं है। अभी और भी आता है ये क्वालिटी सर्टिफिकेट, क्वालिटी चेक करो। तो ऐसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट तुम करते जाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो गुड्स बना रहा है उसका उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं तो 10 लोग गुड्स देगा तो उसके ऊपर उतना ज़्यादा हाँ ट्रस्ट आएगा कि भाई ये गुड्स जो है सही दे रहा है। तो ये किसके लिए, जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट बनाएगा वो बेनिफिट किसके लिए हो गया, बायर के लिए, जो खरीद रहा है। अब यही जो बेच रहा है उसके लिए क्या हो गया, टेंशन हो गया। तो जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट, अब इसमें एक चीज़ और बनता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे बीओई और ये बीओई ये दो अलग चीज़ है, ठीक है। कभी भी बीओई देखोगे शॉर्ट फॉर्म में तो कभी भी देखना किसके साथ में इस्तेमाल हो रहा है। बीओई बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, बीओई बिल ऑफ एंट्री भी होता है। तो ये सही तरीके से देखे कि कौन सा टर्म पे कौन सा जगह पे क्या से जुड़ा रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम किस टर्म में यूज कर रहा है। अगर ये बोल रहा है कि भाई ये गुड्स जो है इंडिया में इंटर किया, अब बताओ ये इंडिया में इंटर किया तो क्या अपना जो है बीओई फाइल हुआ कि नहीं हुआ, अभी वहाँ पे क्या बिल ऑफ एक्सचेंज बोलोगे, ठीक है। अभी बोला कि एलसी के अंडर में भाई बीओई आया है कि नहीं आया, तो वहाँ क्या बिल ऑफ एंट्री बोलोगे, नहीं ना, वहाँ पे क्या बोलोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज आया कि नहीं आया। अब एलसी में जाते हो तो देखते हो ना भाई 46A क्लॉज है, एलसी में 46A का क्लॉज में इनवॉइस बीएल बिल ऑफ एक्सचेंज सब कॉल करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कोई बीओई भी लिखता है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज भी लिखता है, कोई शॉर्ट फॉर्म भी लिखता है, तो वहाँ पे बीओई लिखता है तो वहाँ बिल ऑफ एंट्री सोचोगे। तो कहाँ पे कौन सा टर्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा टर्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है,
ताकि वो चीज़ें समझ में आए। अभी ये डॉक्यूमेंट होता है। अभी इनवॉइस क्या हुआ भाई, जो गुड्स सर्विसेज बना के दिया उसका वो डालेगा कि देखो भाई हम ये गुड्स दिए तुमको, तो उसका ये स्पेसिफिकेशन है, ये क्वांटिटी है, उसका प्राइस ये है, एक क्वांटिटी का प्राइस इतना है, 100 दे रहे तो इसका प्राइस ये है, तुम्हारा ये चीज़ हुआ। ये इनवॉइस बना दिया। BL एयर बिल, यहाँ पे डोमेस्टिक में जाएगा तो LR भी होगा, RR भी होगा, रेलवे रिसीट होगा। अभी यहाँ पे जिस मोड पे जाएगा वहाँ पे क्या बनेगा, क्या ये गुड्स है, इस मोड से गया है, BL बन रहा है तो भाई ये तुम्हारा शिपिंग बिल का नंबर है, IMO नंबर आता है उसमें। IMO नंबर अलग से चेक होता है, लेकिन उसमें सी जो शिपिंग होता है, शिपिंग लाइन, तो शिपिंग लाइन का नाम होता है, वो शिपिंग लाइन का जो जहाज होता है उसका भी नाम लिख के आता है। ठीक है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कब जा रहा है, कौन सा डेट को निकला है, ये सारा इन्फॉर्मेशन होता है। ये सब इन्फॉर्मेशन देखने का। गुड्स का स्पेसिफिकेशन भी आता है कि क्या गुड्स लोड हुआ है, कितना क्वांटिटी पे लोड हुआ है। प्राइस नहीं आएगा लेकिन उसका क्वांटिटी आएगा, पैकेजिंग आएगा कि कितना मीट्रिक टन गया उसमें, एक मीट्रिक टन में मतलब एक कंटेनर में कितना है, तो ऐसे करके आएगा। कंटेनर अगर कंटेनर है तो कंटेनर नंबर भी आएगा। अब इसमें ये भी आएगा शिप किसने किया है, शिपर किसने, कंसाइनी किसको है, किसके नाम पे भेज रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहेगी। जब भी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट देखेगा तो ये चीज़ें देखने का। अगर मान लो तुमने पेपर हैंडल कर रहे हो पार्टी A का, नाम बना दिया B का, वहीं पे आप खुल जाना चाहिए। अरे हम पार्टी हैंडल कर रहे हैं A का, B का क्यों आया है ना। तो कहाँ देखेंगे हम लोग, कोई भी डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वहाँ पे बराबर से ध्यान देना है। अभी तुमको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा CO में, ठीक है, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, क्वालिटी सर्टिफिकेट में। ये सब क्या होता है, हो सकता है खुद से भी बनाए, CO तो ICC बनाता है, ठीक है। हो सकता है ये वो बोले कि भाई तुम खुद ही से बना के दो या अपना थर्ड एजेंसी लगा के दो। तो इसमें क्या होगा, थर्ड एजेंसी का रिपोर्ट आएगा, जिस कंपनी का आइटम है जो सेल परचेज कर रहा है उसका तो उसके नाम पे तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके अंदर में कंटेंट उसका रहेगा। बनाएगा कोई और लेकिन कंटेंट उसका रहेगा। तो हमें वो नहीं देखना कि सर्टिफिकेट कौन बनाया, कि जो बनाया है वो मेरा कस्टमर है कि नहीं है। हमें देखना है कि जो बनाया है उसमें जो कंटेंट लिखा है वो मेरा पेपर के हिसाब से वो चीज़ें वहाँ पे है या नहीं है। अभी मान लो कि ये पार्टी बोला कि भाई हमको जो है सो चाइना ओरिजिन का हमको मटेरियल चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में चेक करोगे कि ओरिजिन ऑफ प्लेस जो है चाइना है या नहीं है। वहीं पे देख गया कि भाई जो ओरिजिन है वो जापान दिख गया, क्या बोलेगा भाई ये चाइना वाला कॉल किया था, दिया जापान वाला, बराबर। तो हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग रिलीवेंस है, ठीक है। अब उस रिलीवेंस के हिसाब से तुम उसको अपना पेपर के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट अपने पास आ रहा है वो हम लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो मैटर बहुत करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया था शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री। अभी यहाँ पे शिपिंग बिल ऑफ एंट्री कोई बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, एकदम नहीं। कोई भी गुड्स अगर आता है या जाता है तो उसको मॉनिटर करेगा या नहीं करेगा। कोई भी आदमी तुम्हारे घर में आता है तो आने के पहले क्या बजाता है, बेल बजाता है, ठीक है। किसी को सिक्योरिटी चाहिए तो क्या करके रखता है, ये कैमरा लगा के रखता है, भाई कौन आया कौन नहीं आया, देखने के लिए ना, जो आ रहा है वो बराबर आदमी आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई जो है उल्टा पल्टा आदमी आके हमको प्रॉब्लम करने के लिए आ रहा है। तो ये क्या देखने के लिए है कि भाई ये जो है शिपिंग बिल है, अगर इंडिया से बाहर गया या नहीं गया, ये जो पेपर सब बना के दे रहा है वो गया या नहीं गया, एक्चुअल में गया कि नहीं गया, तो ये है प्रूफ। हाँ ये गया है बाहर। अब ये अभी ये किसमें होता है रिपोर्ट, EDPMS में, ठीक है। EDPMS में रिपोर्ट होता है कि भाई शिपिंग बिल इंडिया से बाहर गया, मतलब कि जो पेपर बनाया है वो इंडिया से एक्चुअल में बाहर निकला है। अब उसी तरह इंडिया में अंदर आया है उसका बिल ऑफ एंट्री बनता है, IDPMS में चला जाता है वो। तो ये एविडेंस है, क्योंकि हाँ रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट सरकारी करेगा ना। अगर कोई गुड्स आ रहा है बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, नियम कौन बनाता है, सरकार बनाता है। सरकार के अंदर में अलग अलग डिवीजन है वो बनाता है, हम एज ए जनरल समझेंगे कि सरकार बनाता है, ठीक है। तो अब जब वो देख रहा है कि ये सब माल आना जाना हो रहा है
तो कैसे करेगा कि क्या वहाँ पे बैठ के सब आदमी एक एक करके देखेगा और जो है हम देख लिया बस हो गया, ऐसे होता है? नहीं करेगा ना। ये पहले होता था जब स्टार्टिंग में जब इम्प्लीमेंट हो रहा था तब, लेकिन जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन होकर टाइम के साथ आगे बढ़ेगा तो वैसे इम्प्रूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो इम्प्रूवमेंट आने के लिए ये सब चीज़ें किया, सब सिस्टम में ऑनलाइन किया, इलेक्ट्रॉनिक किया कि भाई ये सब चीज़ें जो है ऑन पोर्ट हो रहा है। तो जाएगा 2016 के पहले सब फिजिकल ओरिजिनल आता था, 2016 में ये सब आया ऑनलाइन मीटिंग वेबसाइट में, 2016 में आया। उसके पहले सब फिजिकल होता था। अगर हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई आदमी लेके आ रहा है बिल ऑफ एंट्री ये सब लेके आ रहा है कि देखो भाई ये मटेरियल मेरे पास आया है, इंडिया में आया है और हमको इसका पेमेंट करना है। अब पेमेंट ये कैसे करेगा? पेमेंट तो बैंकिंग चैनल से ही करेगा ना, कैश ले जाके तो नहीं देगा ना। कैश ले जाना पॉसिबल भी है नहीं है ना, कस्टम एयरपोर्ट ही पकड़ लेगा। अब ये ना पकड़ा 2 दिन पहले, कौन सा एक्टर को पकड़ा? कौन? हाँ, रौम्या राव, उसका बाप डीजीपी है। पकड़ाया ना? कैसे पकड़ाया? गोल्ड था उसके पास, गोल्ड था, ले जाना मना है। अब तुम वो इतना सारा लेके जाओगे तो चेक नहीं होगा? एलिगेशन भी लग जाता है कि आप परमिसेबल लिमिट से ज्यादा रहेगा। हाँ हाँ, अरे बात को नहीं बताइए। ठीक है, वो तो नहीं है बताया, बताया क्या नहीं बताया उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि तुम एयरपोर्ट से जा रहे हो, सी से जा रहे हो, ऐसे उठ के ऐसे कोई सामान लेके नहीं ना चल जाएगा, लेके जाएगा वहीं पे पकड़ लेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पकड़ लेगा वहीं पे। सामान चेक होता है कि नहीं होता है? आजकल इसमें भी आ गया, रेलवे में भी आ गया कि भाई वो चेकिंग आ गया कि तुम लेके जा रहे हो तो भाई वो मेटल चेकिंग होता है, उसमें क्या है नहीं है। अब वहाँ पे देखेगा तो वहीं पे पकड़ लेगा। बिहार में दारू का तुम जाएगा ड्रेस हाँ। लेके पूछता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें रेगुलेट करता है। कोई आदमी 1 करोड़ कैश लेके चल जाएगा, वहीं पे पकड़ के मारेगा, अरे भाई तुम 1 करोड़ कैश कैसे लेके जा रहा है भाई? ठीक है, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वो सब सरकार बहुत लेके जाता है, कोई कैसे लेके चल जाता है वो हम लोग को उसे ये नहीं। वो होगा 0.1% ये करके कोई लेके जाता है, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन मैक्सिमम देखोगे तो ये नहीं होता है, नहीं कर सकता। ठीक है, कोई जनरल आदमी ऐसे ले जाके नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करता है कि भाई मटेरियल आया, ये देखो मेरा सिस्टम का पोर्टल है, बना के दिया। 2016 पहले ओरिजिनल बनता था। कस्टम का बिल ऑफ एंट्री अभी जो आता है ना, वैसे मैनुअल बिल ऑफ एंट्री बनता था, उसके बाद कस्टम साइन करता था, उसका पूरा नाम रहता था, साइन रहता था, कस्टम का स्टाम्प, और जो साइन करता था उसका स्टाम्प, जैसे हम लोग बैंक में साइन करते हैं इतना बड़ा। हाँ, वो सब पूरा ये रहता था। उसी तरह शिपिंग बिल भी रहता था, शिपिंग बिल ईडीएफ फाइल होता था, वो ईडीएफ में भी उसी तरह साइन है, ठप्पा है, सब पूरा कस्टम का है। हर पेज में साइन स्टैम्प रहता था। हाँ, अब ये लेके आता कोई फोटोकॉपी लेके आता, पहले 2014 में हम फोटोकॉपी लेके आए, प्रोसेस करो, नहीं करेगा। तो मतलब वो प्रोसेस होने के बाद फिर ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल आएगा तब प्रोसेस होगा। नहीं, बट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटर्न करती उस समय देती थी, जब ऑनलाइन नहीं था तब ओरिजिनल देता था, अपने पास कॉपी रखता था, इसको देता था। हाँ, बट अभी सर अभी डुप्लीकेट होता था। तब के टाइम में हम जब ओरिजिनल के बेसिस पे करते थे, हाँ। प्रोसेस होने के बाद हम खुद रख लेते थे, खुद रखते थे हम खुद रखते थे। आरबीआई को रिपोर्ट करते थे कि मैंने ये एक्सपोर्ट हैंडल किया है, और आरबीआई को हर एक रिपोर्टिंग जाता था, भाई ये तो ये एक्सपोर्ट हैंडल किया है, ये रिपोर्ट 120 रिपोर्ट बनता था। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, शिपिंग बिल थोड़ी पता चलता था, तो शिपिंग बिल हुआ है, कितना पेंडिंग एडीएक है, कितना पेंडिंग पेमेंट है, वो थोड़ी पता चलता था। अपने पास एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट आया, डिस्पैच को आया, लॉन्च किए, बिल लॉन्च किए, जनरेट करके डिस्पैच कर दिया, अब तुम्हारा सिस्टम एंट्री खड़ा हो गया वो कि भाई ये तुमने बिल लॉन्च किया है, इसका पैसा आना बाकी है। ठीक है, उसी तरह कोई बिल लॉन्च आया, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट लेकर आया, उसका पैसा आया है, लॉन्च भी किया, रिलाइज भी किया, और क्या होगा, तुम्हारा लॉन्च भी हुआ, रिलाइज भी, क्लोज भी हो गया, वो रिपोर्ट हो गया कि भाई बिल भी आया, पैसा भी आया, ये क्लोज हो गया। तो उसमें 120 बनता था, बैंक में बिल लॉन्च है। ठीक है, तो इसको फिर ये कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। अब भाई तुम एक्सपोर्ट किए, बैंक के नाम पे आ गया, अब बैंक तुमको पकड़ेगा, देखो तुमने ये एक्सपोर्ट किया है या ये इंपोर्ट किया है, इसका ये दो, प्रूफ दो। ठीक है, माल गया है उसका प्रूफ दो, पैसा आया है उसका प्रूफ दो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं तुम्हारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में और रेगुलेशन पार्ट में, इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ है,
हम लोग देखते हैं ट्रेड टर्म होता है। अब कोई भी आदमी अगर ट्रेड करेगा, गुड्स का मटेरियल सेल करेगा, तो कौन से बंदे का क्या ऑब्लिगेशन होगा, ठीक है, वो चीज डिसाइड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या मटेरियल पे डिसाइड करेगा कि भैया इंश्योरेंस कौन करेगा, तो एक जब मटेरियल का मूवमेंट होगा, मटेरियल का मटेरियल का मूवमेंट होगा तो सेफ्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल कुछ लॉस्ट हो गया, कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, रिस्क है, तो इंश्योरेंस भाई कौन लेगा। मटेरियल यहाँ से वहाँ जाएगा, उसमें खर्चा होगा, चार्ज लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, वो कौन बियर करेगा, ठीक है। तो ये सबको इनको टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको टर्म। हाँ, इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म, ठीक है। अब कोई भी तुम बनाएगा, इनवॉइस बनाएगा, तो इनवॉइस में इनको टर्म रहेगा, या कोई भी ऑर्डर बनाएगा, पीओ बनाएगा, परचेज ऑर्डर बनाएगा, सेल इनवॉइस बनाएगा, ठीक है, परचेज इनवॉइस बनाएगा, जो भी बनाएगा तो उसमें इनको टर्म रहता है। और बैंक जब भी डील करेगा तो बोलेगा इनको टर्म होना ही चाहिए, क्योंकि बैंक के लिए जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है वो कौन कौन सा है, इनवॉइस, ठीक है, बीएल, ठीक है, तीसरा इंश्योरेंस। ये 3 डॉक्यूमेंट जो है वो मैंडेटरी है ना, कोई भी ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, जब भी बैंक डील करेगा, खासकर लेटर ऑफ क्रेडिट में, ये 3 चीजें मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। बाकी जब तुमको पेमेंट करने को आएगा तो ये इंश्योरेंस नहीं मांगे, दैट इज ओके। लेकिन जब एलसी के लिए डील करने को आएगा तो ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, इंश्योरेंस है नहीं है। अब वो इंश्योरेंस किसके हिसाब से करेगा, इनको टर्म के हिसाब से। अब बताओ इनको टर्म कितने हैं, 11। एक एक का नाम बताओ। एक्स वर्क्स, दूसरा बताओ। एफसीए नहीं होता है, एफओबी होता है। और बोलो, सीआईएफ, हाँ, सीएफआर, हाँ, 1 2 3 4, सीआईपी। और बताओ, हाँ हाँ, और डीडीपी, डीओपी नहीं है। और एफएस है, और बताओ। सी वाला और तीन रहेगा ना, सीएफआर, सीआईपी, डीएपी, डीडीपी, एफएस और हाँ डीएटी, हाँ डीएटी और सीपीटी नहीं, सीपीटी नहीं। सीपीटी। एक और होगा, हो गया ना, एक और होगा, एक्सवर्क्स हो गया, एफसी हो गया, सीपीटी हो गया, सीआईपी हो गया, सीआईपी हो गया, सीओपी भी होता है, सीआईडी हो, सीआईपी हो गया, डीएटी हो गया, डीएपी हो गया, डीडीपी 7 10 हो गया। एफएस फ्री अलोंगसाइड, एफओबी फ्री ऑन बोर्ड, सीएफआर कॉस्ट एंड प्राइस हो गया, सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड प्राइस। गलत कहीं ये करो तो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और है, अभी चेक कर लीजिए। बोलो। एक्सवर्क्स हो गया, एफसीए, एफसीए बाकी है, ये हुआ, एफसीए, ठीक है। तो 11 का टर्म हुआ, ठीक है।
अभी 11 टर्म में हर एक का डिसाइड होता है, ठीक है, कि इंश्योरेंस का ऑब्लिगेशन कौन है, डॉक्यूमेंट कौन कौन क्लियर करेगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्लियरेंस कितना जगह पे होता है, इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट वाला इंपोर्ट की जगह पे, एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट की जगह पे, दो अलग अलग लोकेशन है। इंटरनेशनल ट्रेड में दो अलग अलग कंट्री हो गया, ठीक है। हम लोग अगर इंडिया में बैठे हैं तो हम लोग इंडिया का देखेंगे, इंडिया का पर्सपेक्टिव से कि इंडिया में जो गुड्स आया कैसे आ रहा है और कहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है। लेकिन जो ओवरसीज कंट्री में हो रहा है दूसरे कंट्री में, वहाँ का रेगुलेशन कौन देखेगा, वहाँ का रेगुलेशन हम लोग तो नहीं देखेंगे, वहाँ का रेगुलेशन तो वहाँ का कंट्री का देखेगा, जो कस्टम वहाँ का है या फिर वहाँ का जो गवर्नमेंट अथॉरिटी एजेंसी है वो लोग देखेगा। एक क्वेश्चन चल रहा है सर इसमें, हाँ। डोनाल्ड ट्रम्प जो बोल रहा है टैरिफ करके कुछ वो बोल रहा था, हाँ, टैरिफ वो क्या होता है? जब टैरिफ होता है, ठीक है, अब देखो टैरिफ क्या है, इंडिया में कोई भी गुड्स आएगा या इंडिया से कोई भी गुड्स जाएगा, सरकार चेक करती है ना। इंपोर्ट हुआ तो इंपोर्ट का चेक करती है, एक्सपोर्ट हुआ तो एक्सपोर्ट का चेक करती है। अब सरकार जब गुड्स का सब मूवमेंट हो रहा है तो उस पर सरकार टैक्स काटेगी कि नहीं काटेगी, काटेगी। अब जो सरकार जो टैक्स लेती है वो टैक्स कितना लेती है, ठीक है, उसको बोलते हैं टैरिफ। अब कोई भी सामान तो इंडिया से बाहर भेज रहा है, ठीक है, तो उस पर टैक्स कम होगा। लेकिन कोई सामान बाहर से ये मंगा रहा है, टैक्स काटेगा कि नहीं काटेगा, ठीक है। कभी इंडिया में देखो कार का प्राइस, इंपोर्टेड कार का प्राइस कितना रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसमें टैरिफ हाई मारता है 70%, 80%। आईफोन का भी सेम है, ठीक है। तो आईफोन पे इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है तो इंडिया में भी कॉस्ट कम पे मिलता है। वही जब आता था बाहर से आता था तब कॉस्ट क्या हो जाता, नॉर्मल मोबाइल से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता था। क्यों, क्योंकि वो जो था इंपोर्ट टैरिफ मारता था। अब कोई भी कंट्री अगर जैसे हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम अपना इंडिया में तो कम टैक्स कर सकते हैं, लेकिन जिस कंट्री में भेज रहे हैं वहाँ का टैक्स को तुम रेगुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हम भेज रहे हैं यूएस में तो यूएस तो अपना इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेगा कि नहीं करेगा। अब हम जो माल बेच रहे हैं 100 पे, वहाँ पे मान लो बोलते हैं नहीं भाई तू 100 का माल भेजो, हम 50 रुपये से इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, तो उसका कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ के 100 के 150 हो गया। अब वहाँ पे मार्केट में वो कितना 150 में बेचेगा, वो ज़्यादा बेचेगा ना। 100% का मतलब क्या होगा, बार-बार जीरो टैक्स, जीरो टैक्स, मतलब 10 रुपए का सामान है 10 रुपए का टैक्स, टैक्स ही नहीं। ये जो अभी ट्रम्प बोल रहा है ना कि 100% इंडिया टैरिफ लगाता है हमारे, हाँ तो 100% लगाया, 100 का माल है 100 चार्ज कर दिया, मतलब डायरेक्ट उसका दाम दोनों। हाँ तो बोलते हैं कि भाई कभी दे तो FTA आता है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी FTA कंट्रीज होता है 4-5, ऑस्ट्रेलिया ऐसे मिला के 4-5 कंट्री होता है जो बोलता है कि भाई हम 4 गुड्स में तुम भी हमको भेजो, हम भी भेजेंगे, कोई ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, बार्टर नहीं हुआ, ये हुआ कि भाई ठीक है तुम हमको ये मटेरियल, तुम्हारे पास ये ज़्यादा मटेरियल तुम हमको दो, वो हमको ज़रूरत है, हमारे पास ये मटेरियल वो ज़्यादा है, उसमें कोई चार्ज नहीं लेंगे, कोई ड्यूटी नहीं, ठीक है। अपना जो सेल करता है उसमें कमाओ, लोकल तुमको जितना प्राइस रखना है रखो, कम्पिटिटिव रखो, कमाओ, लेकिन वो नहीं देगा। अब इसी में मान लो यूएस में क्या होता है, यूएस बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ठीक है। यूएस में देखेगा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना, इंडिया शायद तीसरा या चौथा नंबर पे है जहाँ जो यूएस में इंपोर्ट करता है। तो इंडिया जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेगा यूएस से उतना ज़्यादा टैक्स भराएगा, टैक्स भराएगा तो टैक्स ये पैसा कौन लेगा, यहाँ का कंपनी वहाँ भेज रहा है तो यहाँ का कंपनी को वहाँ पे करना पड़ रहा है, और वहाँ का कंपनी अगर यहाँ पे बेच रहा है तो वहाँ का कंपनी को यहाँ पे भरना पड़ रहा है, ठीक है। तो तब वहाँ का यूएस का कंपनी इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया में मटेरियल भेज रहा है, तो कंपनी को उस कंपनी के लिए पैसा क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। तो जितना ज़्यादा पैसा निकलेगा तो उसको तो वहाँ पे उतना ही है ना कि भाई मेरा ज़्यादा पैसा नहीं निकलना चाहिए, हमको ज़्यादा पैसा आना चाहिए, ठीक है। एक तो हम तुमको माल बेच रहे हैं और उसके ऊपर से हम ही को तुम टैक्स लगाओगे, एक तरीके से ये हुआ। तो बोलता है कि भाई कम करो,
ठीक है, रेसिप्रोकल करो भाई, 10% मारा है 10% लगाओ, नहीं तो तुम 100 लगाए हम 200 लगाएंगे। अगर कुछ कम करने वाला है इंडियन गवर्नमेंट तो ये सब अब ये किसके, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ये सब पे बहुत होशियार है। बहुत सारे सर ये जो अपना डीटीएम रहता है डोमेस्टिक टेरिटोरियल, हाँ तो वो अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा कुछ जोन रहता है, हाँ वैसे ही रहता है, वैसा ही रहता है, वैसे मतलब उसको सरकार आइडेंटिफाई करके देता है, आइडेंटिफाई करके देता है। आइडेंटिफाई ये करके देता है, हर एक जगह पे नहीं होता। अब जैसे ये होता है, अब जैसे अंधेरी में है ना FTZ, सिप सिप हाँ सीपेज, वो एक तरीके से ये वहाँ पे जो भी मटेरियल सेल परचेज करो वो ऐसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो भी ऐसी यूनिट ही होगा। हाँ तो वैसा ही होता है। तो कोई उसमें इनको टर्म को आप एक्सप्लेन कर देते ना, हमको तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। इनको टर्म में देखो, इनको टर्म में क्या बताएं कि जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उस गुड्स के मूवमेंट में आदमी को कहाँ तक इसका ऑब्लिगेशन है और उसके बाद आगे क्या ऑब्लिगेशन है। इसमें ऑब्लिगेशन क्या क्या होता है भाई, एक होता है भाई फ्रेट का, भाड़ा का, फ्रेट मतलब क्या भाड़ा, दूसरा इंश्योरेंस, ठीक है, ये कि भाई कहाँ, और गुड्स का जो मूवमेंट है कहाँ से कहाँ तक कौन करेगा। एक शख्स क्या मतलब होता है कि भैया एक शख्स का मतलब हो गया बायर और सेलर है, जो सेलर है अपना जो सामान तुमको चाहिए बना के अपना वेयर हाउस में रख दिया, जो खरीदने वाला है वो उठा के जाएगा, मटेरियल लेके आएगा, क्या होगा, भाड़ा भी उसी को भरना पड़ा, इंश्योरेंस भी उसी को भरना पड़ा। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सपोर्टर के लिए कौन सा इनको टर्म है, एक्स बॉक्स, भैया बना के हम रख दिए, ठीक है तुम लेके जाओ। FOB मतलब क्या, फ्री ऑन बोर्ड, ये शिप के लिए होता है इस्तेमाल, जहाज से जब मूवमेंट होता है वाटर वे से तब होता है। तो फ्री ऑन बोर्ड भैया जो है माल बनाए हम, ठीक है, माल बना के जहाँ पे जहाज खड़ा है वहाँ पे ले जाके, ठीक है, उसके बाद मतलब FOB में एक्सपोर्टर का ऑब्लिगेशन माल लोड करने तक का ही है, सिप तक पहुंचाने तक, सिप तक अनबोर्डिंग तक का ही एक्सपोर्टर का ऑब्लिगेशन है। बस हाँ वही ना, अनबोर्डिंग तक ही अभी जैसे यहाँ पे अब एक चीज देखो, गुड्स का मूवमेंट, गुड्स जो है कैसे कैसे होता है, ठीक है। अभी गुड्स जो है सबसे पहला बनता है इसका गोडाउन या फिर जहाँ पे भी बनता है, ठीक है, वहाँ से बना, वहाँ से माल उठा के अगर बाई सी जा रहा है, बाई एयर जा रहा है, तो वहाँ पे क्या लेके आएगा, पोर्ट पे लेके आएगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि पोर्ट पे माल बना रहा है, नहीं, ऐसा है पॉसिबल नहीं है ना। तो एक तो खर्चा हुआ यहाँ से यहाँ तक लाने का, ठीक है, कॉस्ट हुआ। अब पोर्ट पे लेके आए तो पोर्ट पे तुम्हारा जहाज खड़ा है, अब ये जहाज के अंदर में सामान रखेगा, अब जहाज के अंदर में सामान वो रखेगा तो यहाँ पे क्या फ्री रखने वाला फ्री में रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रख दिए, C2 हो गया, कॉस्ट C2। अभी यहाँ से लेके आया तो अब ये जो है एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करेगा, अब ये लेके यहाँ तक आएगा, तो ये तो फ्री में तो लेके नहीं आएगा, ये अपना खर्चा लेगा, ये C3 हो गया। अब ये यहाँ से सेम तरीके से यहाँ पे अनलोड करेगा और अनलोड करके फिर अपना जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे लेके जाएगा, तो यहाँ पे हो गया C3 C4 C5। तो इतना जगह। अब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ये चार जगह इसका 4 प्लांट में बनाओ, तो चारों प्लांट में ले आके यहाँ पे रखेगा, हो सकता है ना। अगर मान लो एक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अब उसको आया कि भाई हमको 10 टन या 1000 मेट्रिक टन का मेरे को मटेरियल दो। अब उसका एक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका कैपेसिटी, और वो बोला कि मेरे को 1 महीने में चाहिए, अब उसका 1 महीने का कैपेसिटी 10 टन है, ठीक है, दूसरे का 100 टन है, तीसरे का 500 टन है, तो एक ही जगह पे ये बना के सब दे सकता है क्या बोलेगा कि भाई हम अपना जहाँ मेरा प्लांट है वहाँ पे पार्ट बना के एक जगह पे यहाँ पे पहुँचा दिया, तो हर एक जगह पे फिर अलग अलग खर्चा आ जाएगा, ठीक है। अब इस हिसाब से यहाँ पे फ्री ऑन बोर्ड क्या बोलता है कि भैया तुमको जो है यहाँ तक हम माल हम कर देंगे, अब यहाँ से तुम आगे ले जाओ, इसका खर्चा तुम दो, उठा के तुम ले जाओ।
अब इसमें इंश्योरेंस भी क्या बोलेगा, जब इंश्योरेंस का मूवमेंट क्या होता है, यहाँ से लेके वहाँ तक तो इंश्योरेंस का यूज भी नहीं है, पोर्ट तक पहुँचाने में अभी इंश्योरेंस का। वो उसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। हम लोग जब देखते हैं तो एफओबी इनकोटा में बोलता है कि भाई इंश्योरेंस जो है इसको होना चाहिए, जो खरीद रहा है उसके पास होना चाहिए। तो फिर क्या बोलेगा, अभी यहाँ तक लेके आया, यहाँ से आगे लेके क्या, इंश्योरेंस दो। इंश्योरेंस कौन बेयर करेगा, जो माल खरीद रहा है, परचेजर। अब सेम है CIF, ठीक है एफओबी ही है, एफओबी। लेकिन क्या हुआ, इंश्योरेंस और फ्रेट, ये दोनों इंश्योरेंस और फ्रेट कौन बियर कर लिया, सेलर। CIF। एक वो चीज समझ गया ना, दूसरा अपने आप लिंक करते जाओ, ठीक है। अब आ जाओ CFR, इंश्योरेंस नहीं बियर किया एक्सपोर्टर, सिर्फ फ्रेट भाड़ा हम दे देंगे, इंश्योरेंस से तुम बियर करो, ठीक है। CIP, इंश्योरेंस भी देंगे, ये भी देंगे, और फिर तुमको माल जो यहाँ से ढो ढा के लेके जा रहे हो उसका भी पैसा देंगे, तो सब कुछ इसमें सेलर करते हैं। हाँ ठीक है। मतलब इंश्योरेंस भी हम दिए, वो सब, हाँ फ्रेट व्रेट वो सब भी दिया, वो कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट, ठीक है। नहीं CIP में फ्रेट नहीं देगा, CIP में फ्रेट उसी के ऊपर है, इंश्योरेंस कैरियर, हाँ कैरियर देगा ना, कैरेज मतलब ट्रक व्रक से लेके आके गया, वो सब सबका भाड़ा देगा, यहाँ से यहाँ तक का लाने का, वो सबका। अब इसमें भी तो खर्चा होता है, किसी को बोलता है भाई हम बना दिए तो हम पहुँचा देंगे, भाड़ा तुम दो। कभी देख तो कभी जब ऑटो रिमिटेंस करने को जाओगे ना, तो उसमें तुमको आएगा फ्रेट चार्जेस का पे करने के लिए, भाई हम मटेरियल यहाँ से यहाँ तक तुमको मूव करके हम भिजवाए हैं, मेरा ये फ्रेट का खर्चा हुआ है, हमको ये चार्जेस दो, आएगा। ऑटो रिमिटेंस में आता है, कभी तुम लोग ऑटो रिमिटेंस हैंडल करोगे, पेपर देखोगे तो वो देखना वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं तो फिर बोलेगा ये CIP और CIF में फिर क्या फ़र्क है, दोनों तो सेम ही हो जाएगा ना। अभी आप यहाँ पे आ जाओ, FAS फ्री अलोंगसाइड शिप, ठीक है। आप बोलेगा कि ये फ्री अलोंगसाइड शिप का मतलब हुआ ना, ये जो शिप है वहाँ पे ले जाके रख दिया, ये शिप वहाँ पे खड़ा है, उसके ऊपर माल लोड करना है, शिप के पास ले जाके माल रख दिया, ऑनबोर्डिंग नहीं करेगा, ऑनबोर्डिंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये बोलेगा साला फिर FAS और FOB में क्या फ़र्क था, FOB में तो भी वही काम कर रहा था, उठा के लिया के माल रख दे रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसमें ऑनबोर्ड कर रहा था, लेकिन FAS में ऑनबोर्ड नहीं किया। फ्री अलोंगसाइड शिप मतलब शिप के बाजू में रख दिया, ठीक है। ये हो गया। अब ये भी क्या होता है, ये जो FAS हुआ ना, FAS हुआ, FOB हुआ, CIF हुआ, CFR हुआ, ठीक है। ये जो टर्म है, ये चार इनको टर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ सी ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, ठीक है। सी का ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाई सी हो, बिल ऑफ लेडिंग जिसमें बनता हो। और बाकी जो इनको टर्म है, एक्सवर्क्स हो गया, CIP हो गया, DAP हो गया, DDP हो गया, DAT हो गया, ये हर एक मोड के लिए है, सी के लिए भी है, रोड के लिए भी है, एयर के लिए भी है, और रेल के लिए भी है, ठीक है। अभी आते हैं DAP में, ठीक है। DAP बोलता है डिलीवरी एट प्लेस, ठीक है। अब ये बोलेगा जो बायर है, भाई हमको इस जगह पे लाके माल दे दो, ठीक है। मतलब क्या बोलेगा, अब ये प्राइमाइज में जाके माल ये कर देगा, हाँ वो बोलेगा हमको एक प्लेस पे, मेरा ये कंट्री है, यहाँ पे लाके हमको रख दो, सामान पहुँचा दो। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये सब खर्चा सब इसी को बियर करना पड़ेगा, यानी कि सेलर को। पूरा C1 से लेके C5 तक पूरा का पूरा नहीं C4 तक नहीं, यहाँ से लेके ये बोलेगा हमको यहाँ तक। मतलब जैसे अगर US से सामान इंपोर्ट हो रहा है तो वो इंडिया के पोर्ट तक आकर के पहुंचा, इंडिया के पोर्ट तक आके बोलेगा हमको यहाँ पे रख दो, तो पोर्ट पे रख देगा, या फिर यहाँ बोलेगा यहाँ पे हमको रख दो, रख दिया वो वो सब अपना बायर सब करेगा, वो सब ये करेगा,
अब एक DAT, डिलीवरी एट टर्मिनल, ठीक है। प्लेस हो गया एक जगह पे, टर्मिनल हो गया टर्मिनल पे, जैसे तुम्हारा पोर्ट पे, वहाँ पे ले जाके रख दिया, ठीक है। अब DDP की हो गया डिलीवर ड्यूटी पेड, मतलब जो कस्टम का ड्यूटी हुआ वो भी सेलर पे करेगा। तो सबसे ज़्यादा टर्मिनल मतलब तुम्हारा पोर्ट पे होता नहीं टर्मिनल, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, तो वहाँ पे जाके पोर्ट पे छोड़ेगा। प्लेस मतलब एक जगह पे, टर्मिनल से आगे निकल के, ठीक है। हाँ, अभी वहाँ पे तुम हो कि भाई जैसे जो है नवा सिवा सी पोर्ट है, तो वहाँ से बाहर में अपना एक वेयर हाउस रखे हैं, वहाँ पे ले आकर, तो मतलब आधा कैरियर। हाँ हाँ, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इंपोर्टर के लिए क्या हो गया, DDP। क्या हो गया, देखो DDT नहीं लिखा है, DDP लिखा है, ठीक है। ये DAP ही है, लेकिन खाली ड्यूटी भर दिया, कस्टम ड्यूटी भर दिया, ठीक है। तो DAP और DDP में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ड्यूटी का फर्क है, ठीक है। मतलब हमको एक वेयर हाउस पे लाके रखना था, वेयर हाउस पे लाके रख दो, वो हो गया DAP, साथ में ड्यूटी भर दिया, वो हो गया DDP। लेकिन एक टर्मिनल पे लाके रख दिया, प्लेस पे नहीं गया, टर्मिनल पे ही छोड़ दिया, पोर्ट पे उठा के रख दिया, वो हो गया DAT। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर के लिए सबसे बेनिफिशियल इनकोटर्म Xbox, और सबसे ज़्यादा बायर के लिए DDP। फ्रीक्वेंटली कौन सा इंपोर्ट यूज होता है? फ्रीक्वेंटली तुम देखोगे ना तो लोग FOB करता है, CIF करता है, CIP करता है, CFR करता है, ये चार। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, ये चार इनकोटर्म तुमको जनरली देखने को मिलेगा, और तुमको डोमेस्टिक करेगा तो Xbox देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा, कोई भी तुम LC खोलते हो ना, तुम LC में बताओ तुमको ये कौन सा इनकोटर्म ज़्यादा देखने को मिलता है सब में? तो अभी कोई बैंक गारंटी खोलता है, बैंक गारंटी में भी खोलते हो तो वहाँ पे PO परचेज ऑर्डर पढ़ने का, सेल ऑर्डर पढ़ने का, वहाँ पे भी लिखा रहता है किसका क्या ऑब्लिगेशन है। वहाँ पे भी अगर तुम ध्यान से देखो तो हो सकता है इनकोटर्म लिखा हो, नहीं भी लिखा हो, देख सकते हो, ठीक है। कोई भी LC कोई भी खोलता है, या कोई डॉक्यूमेंट हैंडल करता है, जैसे LC खोला तो LC खोलने के बाद डॉक्यूमेंट आएगा, तो डॉक्यूमेंट आया उससे पढ़ के देख क्या इनकोटर्म लिखा रहता है, इनवॉइस पे क्या लिखा रहता है, ठीक है। अब ये चीज़ होता है, अब ये चीज़ करने के लिए, ठीक है, अब होता है कि भाई ये सब चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हो गया, लेकिन हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट क्या सबको दे देगा? नहीं देगा। या गवर्नमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशन बनाया है? क्या रूल बनाया है? हाँ, ट्रेड पॉलिसी है। ट्रेड पॉलिसी है। फेमा का जो गाइडलाइंस है, पहले फेरा था, अभी उसी को कन्वर्ट किया है फेमा। वो क्रिमिनल ऑफेंस का था, अभी नहीं है, वो अभी हाँ, उसका एक DGFT करके भी एक हमारा होता है, वो तो ट्रेड पॉलिसी वही बनाता है। देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ना, कोई भी कंपनी स्टैब्लिश किया, स्टैब्लिश करने के बाद अपना जो प्रोडक्ट सब किया, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? लाइसेंस होता है, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है बेटा? IEC कोड तुम लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, IEC कोड। हाँ, बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कर दिए तो डंडा मारेगा। कैसे ये कर दिया तुम? सर्विसेज हम कर सकते हैं, सर्विसेज कर सकते हो तुम, नहीं करते हैं ना भाई, सर्विसेज कर सकते हो तुम। हाँ इनवोड आता है ना, उस केस में अभी हमारा गवर्नमेंट बोलो। स्टार्टिंग की एज अ प्लान योर IC कल कभी नहीं रहता है, बहुत इनवोड आता है अंडर सर्विसेज, उसमें कहाँ पैन रहता है, कहाँ ऐसे कुछ भी नहीं रहता। सर्विसेज में जनरली ये जो सॉफ्टवेयर सबका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वही होता है ना, सर्विसेज में वही आएगा ना, जो मान लो तो कोई बहुत तेरा सारी चीज़ होता है। वो भी हुआ ना, तेरा कोई गया है, कोई आदमी गया है तेरा कंपनी का, उधर कोई मतलब कंसल्टिंग किया दिया, कुछ और दिया, तो वो भी सर्विसेज में आएगा ना। हाँ, वो भी सर्विसेज, उसके लिए IEC कोड, हाँ उसके लिए IEC कोड, वो भी तो रहता है उसको। IC कोड मिलने किसके लिए है?
गुड्स के लिए है। गुड्स के लिए जो कस्टम से निकला गया। हाँ, बिल्कुल। अब कोई तुम सर्विसेज दे रहे हो, क्या सर्विसेज को कोई ये कर सकता है? कस्टम नहीं आएगा उसमें। कस्टम आएगा? नहीं आएगा। देखो सीए सर्टिफिकेट तुम जो बोल रहे हो वो तब करते हैं जब सर्विसेज के लिए हम लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं, यानी कि बैंक उसको एज ए ऑब्लिगेशन तुमको सर्विस एलसी ओपन करके देता है, तब होता है। लेकिन सर्विस एलसी बैंक नहीं खोलता है तब क्या सीए सर्टिफिकेट मांगेगा? नहीं मांगेगा। नहीं मांगेगा। अब यहाँ पे होता है सीए सर्टिफिकेट जो पॉइंट वाला वो होता है, मान लो कि भाई कोई आदमी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है 5 लाख का, $5 लाख का, $5 लाख का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको, भाई अब आया 2.5 लाख, अभी पैसा 2.5 लाख बाद में आया। तो जब तेरे पास 2.5 लाख पैसा आया तो तुम देखोगे कि क्या सर्विस दे रहा है, तो उससे क्या मांगोगे? एग्रीमेंट दो, ठीक है, इनवॉइस दो, सब बराबर से दो। और तुमको उस पर सेटिस्फाई नहीं हुआ तब बोलेगा कि भाई हमको सीए सर्टिफिकेट दो कि भाई ये जो है वो एडिशनल ड्यू डिलीजेंस के लिए, एडिशनल अपना कंफर्ट के लिए मांगते हैं। वो वेरी करता है हर एक अलग बैंक टू बैंक या फिर यस। बिना एग्रीमेंट का कोई $5 लाख का सर्विसेज देगा जी? नहीं दे सकता ना। कोई भी सर्विसेज में एग्रीमेंट तो होगा ही ना, मान लीजिए कोई भी सर्विस। हाँ, अब जैसे कोई 10,000 20,000 करता है, भाई 10,000 20,000 कोई बड़ा कंपनी बोलेगा 10,000 20,000 का एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक है, तो ये काम पर सर्विसेज कर दो, इनवॉइस हम रेज कर देंगे, होता है। लेकिन जब कोई $1,00,000 $2,00,000 कोई $1 मिलियन का डील करेगा, सर्विसेज करेगा, क्या मतलब ट्रस्ट इशू जो भी हो, ट्रस्ट इशू बात का बात है, लेकिन जब कोई $1 बिलियन का करेगा, $1 मिलियन का करेगा, या 10 लाख 15 लाख 1 लाख 4 लाख, तो भाई 1 लाख 4 लाख डॉलर छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है ना, ठीक है। किसी को पैसा देना है, किसी को लेना है, तो बिना एग्रीमेंट का कोई करेगा नहीं ना। यहाँ पे आदमी 1 करोड़ का एग्रीमेंट करता है, 50 लाख का एग्रीमेंट करता है, 50 लाख का घर खरीदने जाता है तो बोलता है हमको एग्रीमेंट दो, रेट लेता है उसके लिए भी एग्रीमेंट बनता है, कहीं पे भी एग्रीमेंट बनता है। तो ये वैसा है कि भाई कोई मटेरियल सप्लाई कर रहा है, कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहा है बड़ा अमाउंट का, तो ऐसे थोड़ी करेगा। लेकिन जब बैंक के पास जब वो आएगा तो बैंक को पेपर बोलेगा कि भाई आप 10,000 का नहीं पूछेगा, चलो भाई 10,000 का ठीक है, छोटा मोटा सर्विस होता है। कोई भी जनरल कंपनी देखो 10-20 लाख 25 लाख 1 करोड़ का कोई कंपनी है तो 10-15 हज़ार का सर्विसेज के लिए उतना ज़्यादा नहीं होता है। कोई 10 लाख सर्विस जनरल है यार, बेसिक कॉस्ट के लिए कोई इतना बड़ा बड़ा आइटम मांगेगा तब थोड़ी कर पाएगा, जितना का वो सर्विस नहीं देगा उससे ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा उसे। अब कोई $5 लाख का करेगा तो $5 लाख का सर्विसेज देने के लिए उसको 50 लाख ये 2 लाख 4 लाख रुपया का खर्चा नहीं आएगा। बिना वो 2-4 लाख खर्चा करे $5 लाख का, यानी कि 5 करोड़ का ये कर लेगा। अगर सपोज मान लो कोई ओवरसीज में कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, अब वहाँ पे ये कुछ सर्विसेज दे रहा है, टेक्निकल सर्विसेज कि भाई जो है मेरा इंजीनियरिंग का कंपनी है, मेरा बंदा वहाँ पे जाएगा, साइट को इंस्पेक्ट करेगा, वो बताएगा कि वो कैसा, आर्किटेक्ट जाएगा कि वो कैसा कर सकता है, नहीं कर सकता, कैसा करेगा। तो क्या ये एक्चुअल देखोगे तो क्या गुड्स का मूवमेंट हुआ? नहीं हुआ। यानी कि मैंने मेरा स्टाफ वहाँ पे भेजा तुम्हारा काम करने के लिए, वो स्टाफ का काम करने का जो बिल बना वो बिल हम तुमसे लेंगे। इनवॉइस जनरेट करेगा। अगर मान लो वहाँ पे उसको करने के लिए मेरे को 25 स्टाफ भेजना पड़ा और मेरा वो खर्चा $1 लाख आ रहा है, तो $1 लाख का खर्चा कोई ऐसे ही दे देगा? मैं साइट बना रहा हूँ तो मैं 10 आदमी को बोलूँगा, वो कंपनी को दूंगा कि तू आ मेरा इस पे काम कर, ऐसे ही बोल देगा कि कोई भी आए और कर दे? नहीं ना। तो इसीलिए सर्विसेज का जब करता है तो वहाँ पे आईसी कोड इज नॉट मैंडेटरी। ये आईसी कोड को पैन कोड से लिंक करना अभी चालू हुआ है, पहले आईसी कोड डिजिट में बनता था, 10 डिजिट का अलग बनता था। पैन कार्ड से अब होता है कि जो पैन कार्ड है वही आईसी कोड बनेगा, ठीक है। देख सकते हो तुम कोई भी डॉक्यूमेंट हैंडल करना जो पुराना कस्टमर का है, आईसी कोड देख लेना। अभी ऐसे अभी एक चीज यहाँ पे एक सवाल बहुत बढ़िया है कि भाई चलो सर्विसेज का कर रहे हैं, हम गुड्स में डील करेंगे लेकिन डोमेस्टिक हम डील करेंगे, आईसी कोड जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला इसमें टर्म नहीं आया ना, आईसी का फुल फॉर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। बोल क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जनरली यूज। तुम बोलो जी।
तो मतलब उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में विद इन इंडिया रहेगा। विद इन इंडिया अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो आईसी कोड जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सारा रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ रहा है, इसमें दो तुम बोलो जी। Because it is not coming under the purview of DGFT, foreign trade. एक पॉइंट सही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज है कि भाई जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है कस्टम के थ्रू गुड्स का मूवमेंट होता है, कस्टम पोर्ट से। डोमेस्टिक में कस्टम पोर्ट से गुड्स का मूवमेंट होगा? एक लाइन था, तुम लोग यहाँ पे डीजीएफटी और वो बड़ा बड़ा नियम कानून देके चलने लगते हो। भाई कभी भी देखते हो ना तो लेमन लैंग्वेज में देखो, सिंपल सा बात है, कस्टम एरिया टच नहीं कर रहा है, कस्टम एरिया टच नहीं कर रहा है तो क्यों हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेंगे? क्यों लेंगे? नहीं लेंगे, जरूरत नहीं है। लेकिन यही मेरा अगर टच हो गया तो मांगेंगे, बिना आईसी का बात ही नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे आईसी होता है तो एक चीज और भी यहाँ पे होता है, एक होता है एडी कोड। अब भैया आईसी तो हम ले लिए, लेकिन वो जो आईसी लिए वो कौन सा बैंक के साथ डील कर रहा है, वो बैंक का अलग अलग कोड होता है, एडी कोड होता है। तो भैया जब भी गुड्स बाहर जाएगा इंडिया से या अंदर आएगा इंडिया में, भैया वो जो भी एंट्री होगा, जो मटेरियल का जो आईडीपी में सीडीपी हम पहले बोले थे, वो बैंक के नाम पे एंट्री खड़ा करेगा। तो तुम्हारा बैंकर एक्स बैंक है, एक्स बैंक के नाम पे एंट्री खड़ा हो गया, तुम्हारा बैंकर वाई बैंक है, वाई बैंक के नाम पे एंट्री खड़ा हो गया, ठीक है। अब वो बैंक तुमको फिर सवाल पूछेगा, तो ये होता है। तो आईसी कोड सबसे बड़ा चीज है। अब आईसी कोड तुम जाओगे, अब मान लो तुम कोई गुड्स का कर रहे हो, भाई हमको एक्स गुड्स लेना है, अब तुमको एक्स गुड्स सेल परचेज करना है, और या तो डोमेस्टिक या तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी, तो तुमको पर्टिकुलर जो गुड्स का जो रेगुलेटर होगा उस रेगुलेटर से लाइसेंस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो तुम मेटल का कर रहे हो, तुम मेटल का बोर्ड बना हुआ है, तुमको बोर्ड से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कोई भी तो नहीं कर सकता ना, और कोई भी कर सकता है लेकिन तुमको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। परमिशन कंपनी सेटअप करिए, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है COI सब 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 बनाइए, सरकार से परमिशन लीजिए, अब करिए, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो ये सब चीज़ें तुमको जब भी कंपनी करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाएगा, तो उसको जाने के पहले ये चीज़ें देखना है, इसके बिना वो नहीं कर पाएगा। लेकिन एडी कोड जो आप बोले तो वो हर एक बैंक के लिए, हर एक बैंक को एडी कोड में आएगा नहीं? क्यों? जितना भी है तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? जैसे उत्कर्ष बैंक करके है ना, नहीं तो वो तो नहीं है ना भाई, सारा बैंक नहीं आता है एडी। हाँ, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, कैसे बैंक, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो सब है। यस बैंक सब है इसमें। हाँ, कैसे नहीं रहेगा? यस बैंक RBL है, इस बैंक RBL रहेगा, ठीक है। अभी बंधन बैंक भी आ गया है, ठीक है। इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है, सब है। बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, मतलब कैनरा बैंक, सब बैंक आएगा भाई। एडी कोड सब बैंक का होता है। ये तब तुम देखोगे जब कभी भी तुम लोग जो है ना एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट चेक करना, कभी बैठना आपस में और एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट चेक करना, इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट चेक करना, ठीक है। उसके साथ में शिपिंग बिल होता है, बिल ऑफ एंट्री होता है, देखना कि वहाँ पे क्या क्या कंटेंट लिखा है। अब जैसे तुम शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री करोगे तो उसमें कौन सा कस्टमर भेज रहा है, सेल कर रहा है, कौन सा परचेज कर रहा है। जो अभी जैसे इंडिया से कर रहा है तो इंडिया से भेजने वाले का या खरीदने वाले का आईसी कोड होगा, आईसी कोड उस पर लिखा होगा। कौन सा बैंक के साथ कर रहा है, बैंक का नाम, बैंक का आईडी कोड लिखा होगा। नाम अगर नहीं लिखा हुआ तो आईडी कोड लिखा होगा, ठीक है। मैंडेटरी है। कितना वैल्यू का कर रहा है, वैल्यू लिखा होगा। कौन सा डेट का है, डेट लिखा होगा। क्वांटिटी रहेगा कि क्या आइटम है, उसका HS कोड क्या है। अब यहाँ पे आता है HS कोड, बहुत बढ़िया चीज। यहाँ पे एक आता है HS कोड। अब भाई HS कोड क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि अब बहुत सारे गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, क्या हर गुड्स
इंडिया से बाहर जा सकता है या हर गुड्स इंडिया में अंदर आ सकता है? नहीं। इसके लिए क्या होता है? फेमा गाइडलाइन है। फेमा में कौन सा भाई परमिटेड है, कौन सा प्रोहिबिटेड है? ग्रीन लिस्ट। हाँ, तो ये कहाँ पे चेक कर सकते हो? DGFT में, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है, जब भी तुम लोग ये डील कर रहे हो तो ये बिल ऑफ एंट्री पे, शिपिंग बिल पे, डॉक्यूमेंट पे, जब एलसी खोलते हो तब एलसी का इनवॉइस पे, ठीक है, रिक्वेस्ट लेटर पे एचएस कोड सब लेते हैं। और एचएस कोड DGFT एचएस कोड का एक्चुअली अभी हम नहीं समझ रहे, उसका एक्चुअल कैसे दिखता है? ये जो होता है एचएस कोड होता है 8 डिजिट का एचएस कोड होता है। DGFT का साइट पे जाने का और देखने का ये एचएस कोड क्या है। प्रोडक्ट का है। एचएस कोड प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है। मान लो हम बोल रहे हैं कि भाई स्टील में डील कर रहे हैं, तो लिखोगे स्टील, लेकिन स्टील का कोई कोड है। अब स्टील का बनाते हो कुकर, कुकर का एक कोड है। स्टील का बनाते हो मशीनरी आइटम, वो उसका एक कोड है। तो हर एक का एक अलग अलग कोड। अब तुम हो, तुम्हारा नाम एक्स है, तुम कैसे आइडेंटिफाई हो कि तुम एक्स हो? तुम्हारे पास आइडेंटिटी प्रूफ है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, 10 तरह का चीज है तब ना। अब ये गुड्स स्टील में डील कर रहा है, स्टील को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे तो कौन सा है? तो हर एक चीज का अलग अलग कोड डिफाइन है। वो नहीं चाहिए, एक डिजिट का ही होता है। एक डिजिट का ही होता है, 8 डिजिट का होता है। 8 डिजिट का ही। मैक्सिमम तो 99% 8 डिजिट ही मिलेगा। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आल्सो एग्जाम। ठीक है। तो जब भी अभी इसमें भी ना होता है ग्रीन लिस्ट, ठीक है, और होता है रेड। जब भी तुम एचएस कोड सर्च मारोगे DGFT का पोर्टल में तो तुमको दिखेगा ग्रीन, लिखा रहेगा फ्रीली इंपोर्टेबल एक्सपोर्टेबल, यानी फ्रीली ट्रेडेबल। जहाँ पे लिखा रहेगा रेड, वहाँ पे लिखा रिस्ट्रिक्टेड, तो रिस्ट्रिक्टेड आइटम में डील करोगे? कोई भी बैंक डील करेगा? और जब डील करेगा तो क्या बोलेगा? उसका मेरे को लाइसेंस दो, स्पेशल उसका परमिशन दो, लाइसेंस दो। अब जैसे चंदन का लकड़ी कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। आर्म्स भी है ना उसमें, आम से कर सकते हो, हाँ, लेकिन कर सकते हो कब? जब सरकार परमिशन देगा। और क्या वो सबको परमिशन देता है? नहीं देता है सबको परमिशन, सबको परमिशन नहीं देगा, ठीक है। उसके लिए अप्लाई करोगे, देखेगा, वो सरकार का काम है। जिसको देना है देगा, जिसको नहीं देना है नहीं देगा, वो अपना रूल रेगुलेशन के हिसाब से देता है। तो भैया, लेकिन जब बैंक डील करेगा तो बैंक देखेगा उसके पास है कि नहीं है, नहीं है वापस। तो जब फ्रीली ट्रेडेबल गुड्स है तो आपको बैंक डील करेगा, और फ्रीली नहीं है तो आप नहीं करिए। पहले आप चेक कर लो जो गुड्स में डील कर रहे हो क्या वो है या नहीं है। अब ये बिना देखे कर अगर करोगे तो प्रॉब्लम में फंसेगा नहीं फंसेगा? कौन फंसेगा? जो हैंडल कर रहा है, जो डील कर रहा है। अब डील करने वाले के 10 पार्टनर हो सकते हैं, एक बायर, सेलर, डोमेस्टिक है तो ठीक है। डोमेस्टिक में भी जब एलसी खोलते हो तो एचएस कोड देखता है, ठीक है। अच्छा, DGFT जो डोमेस्टिक के लिए भी एप्लीकेबल है? एचएस कोड गुड्स का है, एचएस कोड गुड्स का है, वो गुड्स तुम देख सकते हो। और डोमेस्टिक में खरीदेगा, डोमेस्टिक में कोई एलसी खोलेगा, ये सब खोलेगा तो वो नहीं देखेगा कि क्या माल ले रहा है नहीं रहा है। अब चंदन खरीदने बेचने का एलसी खोल देगा? नहीं खोल सकता ना जी। तो वैसे है, तो ये चीजें चेक करने का, चेक करो, फ्रीली है करो, नहीं है फ्रीली वहीं पे रिजेक्ट, भाई ये नहीं है परमिसेबल, ठीक है। तो अभी यहाँ तक का ब्रेक लेते हैं।